वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के पेपर 1 के बारे में और जानेंगे कि आखिरकार इस पेपर में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी सिलेबस आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे, कौन से इतिहास का, प्राचीन इतिहास का। और प्राचीन इतिहास कहाँ का? तो भारतीय प्राचीन इतिहास। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राचीन इतिहास तो पूरे विश्व का इतिहास हम इसमें देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि भारत में प्राचीन काल में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या क्या चीजें हुई जिसको हमें पढ़ना होता है, जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस उसी को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है आगे। ध्यान में रखेंगे, बीए प्रथम वर्ष वालों के लिए लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीए प्रथम वर्ष वालों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बीए प्रथम वर्ष, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास यानी प्रथम प्रश्न पत्र। ठीक, पेपर 1 ये सिलेबस है 2021 का, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पेपर का नाम आपको पता होगा कि प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक, अब प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास कब से कब तक चलता है, ये प्रश्न सबसे पहले उठता है कि आखिरकार मतलब इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो ईसवी और ये आपको सन वगैरह आपको पता होने चाहिए, बीसी पता होनी चाहिए और एडी पता होनी चाहिए। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी और उसके बाद में एन्नो डोमिनी। अब जो राजनीतिक इतिहास है प्राचीन भारत का, वो शुरू होता है कब से? 600 बीसी से स्टार्ट होता है और आकर के 606 एडी तक समाप्त होता है। ठीक है, ना तो ये एक दिन की उपज होता है, मतलब कि हम इतिहास को एक दिन में नहीं बांट सकते कि 30 तारीख से जो है प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास लग जाएगा और जो है अगले महीने 30 तारीख तक रहेगा। ऐसे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं कर सकते हम। इसको डिवाइड करने के लिए कुछ बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, जो घटनाएं वास्तविक रूप से पूरा का पूरा सामाजिक वातावरण चेंज कर देती हैं। ठीक है, तो एक दिन में सामाजिक वातावरण चेंज नहीं होता है, कई दिन लगते हैं, लेकिन हाँ, 1 वर्ष 2 वर्ष लगते हैं, उसी को हम मान लेते हैं कि हाँ यहीं से सारी चीजें हुई। कोई ऐसी घटना होती है जिसने काफी परिवर्तन किया होता है, मतलब ज्यादा परिवर्तन किया होता है, बस वहीं से हम उठा लेते हैं। अब मित्रों, बात होती है 600 बीसी क्या होती है। 600 बीसी, एक मिनट में मैं बता दूं, तभी आपको पूरा जो है चैप्टर क्लियर सही तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद में मैं मॉडल पेपर दूंगा, 100 क्वेश्चन का मॉडल पेपर होगा, आप बिल्कुल उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक, तो एक मिनट, प्राचीन भारत का जो राजनीतिक इतिहास है 600 बीसी से स्टार्ट होता है और आकर के 606 एडी तक समाप्त होता है। अब बीसी मतलब होता है ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था, लोग मानते हैं 0 ईस्वी में हुआ था। तो 0 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, यानी आज के 2021 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक, वहीं से कैलेंडर माना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 4 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म मिलेगा कि 4 ईसा मसीह मतलब 4 ईस्वी मतलब ईस्वी में जन्म लिए थे ईसा मसीह। ठीक, वो अलग की बात है, लेकिन 0 लोग मानते हैं। अब 0 से 1 2 अगर पॉजिटिव वे में जाएंगे, मतलब इधर जाएंगे, ठीक, तो वो हो जाएगा एनो डोमिनी, यानी ईसवी जिसको हम बोलते हैं। ठीक, जो आज 2021 ईस्वी चल रही है, तो 2021 के तरफ हम आते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 2021 साल पहले हुआ था, तो वही 0 पे चले आएंगे। अब इनसे हम इधर चले जाएंगे 1 2 इस प्रकार से। ठीक है, इधर जाएंगे इनसे जन्म से पहले, तो इनके जन्म से 600 साल पहले से इनके जन्म के 606 साल बाद तक का जो इतिहास है, और कैसा इतिहास? पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक इतिहास, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। और क्यों जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में वो बातें अगर हम कहीं ना कहीं पे देखते हैं, जो बातें उन्होंने, जो घटनाएं वहां पे घटित हुई, वो घटनाएं आधुनिक भारत में ना घटित हों, आधुनिक लोगों में ना घटित हों, उसका अनुभव हम लेने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, इतिहास वगैरह। इतिहास पढ़ने का मेन मकसद ये होता है कि जो प्राचीन काल में घटनाएं घटित हुई, जो प्राचीन काल में लोगों के द्वारा गलतियां हुई, उन गलतियों में हम सुधार कैसे कर सकते हैं या फिर उन गलतियों से कैसे हम बच सकते हैं। ठीक, इतिहास पढ़ने का सीधा और सिंपल मतलब यही होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सिलेबस के अंतर्गत किन किन राजाओं के बारे में और किन किन चीजों के बारे में आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, इकाई 1 आपका जो पेपर है, वो जो है आपका प्रश्न पत्र, सॉरी आपका सिलेबस जो है यानी पाठ्यक्रम, वो 4 इकाई में विभाजित है और 4 इकाइयों में आपको 4 4 जो है चैप्टर हर में मिलेंगे। अब पहले इकाई में आपको 4 चैप्टर, देखिए पहले इकाई का 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत।
स्रोत मतलब होता है जैसे प्राचीन काल में जो स्थितियां थी उसको हम कैसे पता लगे, प्राचीन काल में तो कोई इतिहासकार था भी नहीं, ना हम लोग थे, तो कैसे पता लगाते हैं कि प्राचीन साहित्य मतलब प्राचीन इतिहास में क्या क्या चीज़ें रही होंगी। तो उसके लिए जानने के कुछ जो है स्रोत होते हैं, जानने के कुछ माध्यम होते हैं, उन्हीं को स्रोत कहते हैं। जैसे 3 तरह के माध्यम पाए जाते थे प्राचीन काल में, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण से हमको पता चलता था। ठीक है, अशोक वगैरह के अभिलेखों से पता चलता है। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया, प्रश्न पूछा जाता है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। जो है कौन सा जो है अशोक का अभिलेख। ठीक, पश्चिम भारत में कुछ अभिलेख जो है किस लिपि में मिले हैं, प्रश्न पूछा जाता है कि पश्चिमी भारत में कुछ अभिलेख किस लिपि में मिले हैं, तो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। ठीक है, जबकि अशोक के अधिकतर अभिलेख किस में मिले हैं, ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। और खरोष्टी लिपि जो है जैसे फारसी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी, वैसी लिपि जो थी वो फारसी लिपि की भांति, जैसे हम लोग यहाँ से लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे ये इस तरह से, जैसे हमने लिख दिया राम। ठीक, तो इस तरह से हमने लिखा, पहले इधर से स्टार्ट किया लिखना। लेकिन खरोष्टी और फारसी लिपि में कैसे लिखते थे लोग, दाईं ओर से लिखते थे, मतलब इधर से लिखते थे, पहले माँ लिख देंगे, उसके बाद में एक डंडी, फिर रा इसे पार देंगे, मतलब इधर से भी चीन्हा नहीं, इधर से चीन्हा। ठीक, तो इस प्रकार से करते थे, तो वो दाईं से बाईं ओर लिखते थे, हम लोग बाईं से दाईं ओर लिखते हैं। हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक है, हमारी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। ठीक, ध्यान रखेंगे। भारत में संविधान में मान्यता भी प्राप्त है देवनागरी लिपि को। भारत की राज्य भाषा कौन सी है, हिंदी है 343 का के अंतर्गत, और लिपि कौन सी है, लिपि है आपकी देवनागरी। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अशोक किस लिपि में लिखता था, ब्राह्मी लिपि में लिखता था। पश्चिमी भारत के लोग किस लिपि में, खरोष्टी लिपि में। खरोष्टी लिपि किस तरीके से लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसी के समकालीन यानी फारसी लिपि किस तरीके से लिखी जाती थी, तो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, प्राचीन भारत के जो इतिहास के स्रोत हैं वो किस प्रकार से होते थे, और इतिहास के स्रोतों से किस किस प्रकार की जानकारी मिलती है, हम चैप्टर 1 के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। आपका अध्याय 2, उसके अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत का राजनीतिक इतिहास, यानी 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य थे। 16 महाजनपद आपको पता होगा, 16 महाजनपद थे। वो उन 16 महाजनपदों में जो है बहुत सारे जो है जनपदों में क्या हुआ करता था, जनपदों में और भी जो है जनपद के साथ साथ 10 गणराज्य थे, और इन्हीं के बारे में हमको कुल मिलाकर के चर्चा करनी होती है, जनपदों के बारे में। और जो है 16 महाजनपद थे, और उसके बाद में हमको किस बारे में अध्ययन करना होता है, तो 10 गणराज्य थे, उसके बारे में हमको चर्चा करनी होती है। ठीक, मगध साम्राज्य इसी में आपको मिलेगा, मगध साम्राज्य। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख लेंगे मगध साम्राज्य, और भी अवंती हो गया, मल्ल, पंचाल, कुरु। ठीक है, इस प्रकार से वत्स, तो इस प्रकार से तमाम सारे जनपद मिलेंगे, इसको आपको अध्ययन कर लेना, मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको विस्तार से बता दूंगा। तीसरा देखिए, भारत पर पारसीक और सिकंदर का आक्रमण था, उसका प्रभाव। तो भारत पर आक्रमण हुआ पारसियों का, ठीक है, और सिकंदर का, यूनानियों का, उससे क्या प्रभाव पड़ा इसको हम देखेंगे। तो आक्रमण का क्या प्रभाव था, यानी सिकंदर ने जो आक्रमण किया उसको पढ़ना पड़ेगा, पारसियों ने जो आक्रमण किया पारसी ने, उसको भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो चैप्टर 3 के अंतर्गत हम इसको पढ़ते हैं। अभी आपका आता है चैप्टर 4 यानी अध्याय 4। अध्याय 4 में मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है, मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है, इसको हम चर्चा करते हैं। मगध साम्राज्य सबसे बड़ा साम्राज्य था, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में कौन कौन राजा आए उसको हम देख लेंगे। ठीक, तो इकाई 4 के अंतर्गत, मतलब अध्याय 4 के अंतर्गत ये इकाई 2 अब यहीं से स्टार्ट होगी, और 5वां अध्याय, 5वां अध्याय के अंतर्गत हम मौर्य वंश के बारे में जानेंगे। जानते होंगे यहीं पे एक सीरियल आता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य में मगध साम्राज्य में शासन करता है कौन, धनानंद। तो धनानंद करता है, जब वो वहां पे शासन करता है धनानंद, तो क्या होता है, वही चंद्रगुप्त मतलब उन्हीं के दरबार में चाणक्य जो होते हैं, मंत्री होते हैं, महामंत्री के पद पर कार्य होते हैं। उसके बाद में अमात्य और ये चाणक्य। ठीक है, तो चाणक्य ने कहा था, कोई बात कही, तो इन्होंने क्या किया, इनको मतलब भगा दिया था वहां से लात मार के चाणक्य को। तो उसी दिन चाणक्य ने कसम खा ली थी कि मैं तुम्हें विनाश कर दूंगा, तुम्हारा मतलब सर्वनाश कर दूंगा। और वही चाणक्य जो है आज जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस हैं, नीतियों के लिए दुनिया में फेमस हैं। अर्थशास्त्र उन्होंने पुस्तक ही लिख डाली, उसमें राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब राजनीति में बहुत महारत हासिल थी चाणक्य को। इन्होंने एक बच्चे को उठाया, चंद्रगुप्त मौर्य, उनको जो है एक बच्चे से उठा करके उनको राजा बना दिया,
और कहाँ अखंड भारत का निर्माण कर दिया। तो मौर्य वंश की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? चाणक्य को जाता है। और चाणक्य ने किसको उठाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को। यहीं से मौर्य वंश शुरू हो जाएगा, मतलब एक वे में ही हम चलेंगे कि किसके बाद कि कौन सा राजा आता है, किसके बाद कौन सा राजा आता है, इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो जो है अध्याय 5 के अंतर्गत मौर्य वंश के बारे में हम चर्चा करते हैं। मौर्य वंश नहीं, मौर्य वंश। मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रारंभिक जीवन कैसा रहा, चंद्रगुप्त मौर्य उन्होंने करी कि मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता कैसे जो है घनानंद को हरा के। बिंदुसार उसके बाद में आते हैं। अशोक ने कौन कौन सी चीजें जीती, अशोक के बारे में। साम्राज्य विस्तार की नीति क्या थी, धम्म नीति क्या थी, यानी जो बौद्ध धर्म अपनाया था अशोक ने, उसमें नीति क्या थी, धम्म नीति। उत्तराधिकारी के कौन से नियम होते थे, पतन के कारण, यानी मौर्य साम्राज्य का पतन क्यों हुआ, इसके भी कारण हम देख लेंगे। ठीक, अब बात कर लेते हैं और हम आगे अभी इकाई 2 ही है। छठवां अध्याय देखिए इकाई 2 का, शुंग वंश। अब मौर्य वंश के बाद में हम किस वंश के बारे में चर्चा करेंगे? शुंग वंश के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में कर्ण वंश। उसके बाद में हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? कलिंग नरेश खारवेल के बारे में। और कलिंग पर ही विजय प्राप्त करी थी किसने? तो अशोक ने प्राप्त करी थी। लेकिन तब खारवेल राजा नहीं था, ये ध्यान में रखिएगा, तब खारवेल नहीं था राजा जब अशोक ने आक्रमण किया था। ठीक है, कलिंग पर। वो राजा जो है पता नहीं, उसका नाम नहीं, किसी को नहीं पता, मतलब वो मतलब आज तक पता नहीं चल पाया कि वो कौन सा राजा था, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल पाया है। ठीक है, जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उस समय कलिंग का राजा कौन था वो नहीं पता है, वो प्रश्न पूछेगा भी नहीं आपसे। इकाई 3 देखिए, इकाई 3 में हिंद यमन किस प्रकार से थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। सातवाहन वंश, उसके बाद में अध्याय 10 के अंतर्गत हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? सातवाहन वंश के बारे में। उसके बाद में 11वां अध्याय आता है मित्रों। 11वें अध्याय के अंतर्गत हम पश्चिमी शक, क्षत्रप, इन सभी के बारे में देखेंगे। ये सब एक वंश है, ठीक है, पश्चिमी शक, क्षत्रप। अगले अगले हम देखेंगे 12वां कुषाण वंश और कुजुल, और मतलब कुषाण वंश के अंतर्गत कुजुल और बिग कैडफिशेस। और उसके बाद में कनिष्क फर्स्ट, इन सभी के बारे में, इन सभी राजाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम इकाई 4 पर पहुंचेंगे। इकाई 4 में 4 चैप्टर आपके देखिए। 13वां चैप्टर आपका क्या है? 13वें चैप्टर के अंतर्गत यानी इकाई 4 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक उसके बाद में समुद्रगुप्त, रामगुप्त की ऐतिहासिकता, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, उत्तर, और उसके बाद में उत्तराधिकारी के क्या क्या नियम होते थे और पतन के कौन कौन से कारण है गुप्त वंश के, इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, ये आपको पढ़ना होता है। 14वें अध्याय के अंतर्गत वाकाटक राजवंश के बारे में चर्चा करना होता है। उसके बाद में 15वें अध्याय के अंतर्गत मौखारी एवं उत्तरवर्ती गुप्तों के बारे में अध्ययन करना होता है। साथ ही साथ 16वें अध्याय के अंतर्गत हमको हूण के बारे में चर्चा करना होता है, जो भूण आक्रमण किए थे। ठीक है, तो 606 ईस्वी तक आते आते यहाँ पर हूण आक्रमण करते हैं। 606 से पहले मतलब 500 ईस्वी 600 ईस्वी के बीच में ही करते हैं हूण आक्रमण। तो ये भी देख लेंगे। इसी को देखते देखते हमारा क्या होगा, सिलेबस समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो इतने चीजें आपको पढ़नी होती हैं किसके अंतर्गत? तो किसके अंतर्गत मित्रों? तो इसके प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़नी होती है। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के समय काल को हमको राजनीतिक वे में पढ़ना होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इकाई 1 देखें, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट में दिक्कत हो रही है, दिक्कत क्या होगी, स्क्रीनशॉट फट से मारिएगा तुरंत। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, इसका भी ले लीजिए। ठीक, चलिए, हो गया होगा। विस्तार से आपने समझ लिया, विस्तार से समझा क्या? पूरी बातों हमने विस्तार से नहीं, उसमें अगर मैं पूरी बातों को एक एक बात एक एक राजा के बारे में बताने लगता तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता, और उतना समय लगता नहीं कि हमको जो है एक ही वीडियो में बताना उचित है। क्योंकि जब मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा तो सारी सी बातें बता दूंगा। इससे सिलेबस के पहले मैं मॉडल पेपर लाने का प्रयास करूंगा। मॉडल पेपर आ जाएगा 100 प्रश्नों का, उसके बाद में मैं आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका सेकंड पेपर ही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो इतनी बात आपको कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया हो, सारी बातें आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, ताकि सभी लोग ये जान सकें कि हमको प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या पढ़ना होता है। साथ ही साथ एनो डोमिनी और बिफोर क्राइस्ट में भी अंतर देख सकें। ध्यान रखेंगे, विक्रमी संवत एक होता है, एक शक संवत होता है, एक जो है ये ईसवी संवत होता है। ठीक, ये सारे के सारे संवत अलग होते हैं। जो विक्रमी संवत होता है वो विक्रमादित्य के जन्म के बाद से स्टार्ट होता है, यानी उनके जन्म को आधार मान करके बनाया गया है। और जो ईसवी सन होता है ये ईसा मसीह के जन्म को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो चलिए फिर मिलेंगे हम दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।